नमस्कार बच्चों। तो आइए हम साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सीबीएसई बोर्ड और एमपी बोर्ड सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लास्ट में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएंगे। आप बस वीडियो को पूरी देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। इसमें कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं जो आपके लिए बहुत काम के हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक पोल्स के बारे में कि मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट के कौन कौन से पोल्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट जो किया था वो एक्सपेरिमेंट कैसा था उसके बारे में भी हम समझेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्टेट कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर और सोलेनॉइड समझेंगे क्या होता है। फिर मैग्नेटिक फोर्स, लेफ्ट हैंड रूल और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट यूज होती है उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैग्नेट क्या होती है। बच्चों आपको पता है मैग्नेट एक ऐसी चीज होती है जो किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करे, किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, उसे हम मैग्नेट कहते हैं। जैसे कि आयरन को अट्रैक्ट करती है अपनी ओर, मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट करने लग जाती है। ये जो अट्रैक्शन का गुण किसी के अंदर पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट दो टाइप की होती है, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। बच्चों नेचुरल मैग्नेट जो नेचर में डायरेक्ट पाई जाता है, जैसे मैग्नेटाइट का स्टोन हो गया, एक लोड स्टोन हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, ये सब नेचुरल पाई जाती हैं। अर्थ भी एक नेचुरल मैग्नेटिज्म की तरह काम करता है, अर्थ भी एक नेचुरल मैग्नेटिज्म होता है प्यारे बच्चों। उसके बाद आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है। आर्टिफिशियल मैग्नेट प्यारे बच्चों वो होती है जो हम खुद बनाते हैं, जैसे कि यू शेप्ड बना दिया हमने, बार मैग्नेट बना दी। हमारे सिलेबस में बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट सबसे ज्यादा पढ़ना है। रिंग मैग्नेट भी होती है, हॉर्सशू मैग्नेट भी होती है, ये सब आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है जिन्हें हम अपने हाथों से बनाते हैं। ये मैनमेड मैग्नेट भी कहलाती है। मैग्नेट एक्चुअली में मिक्सचर होता है आयरन, निकेल और कोबाल्ट का मिक्सचर होता है प्यारे बच्चों। आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट का मिक्सचर होता है। और ऐसी चीज जो आयरन को या मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। चलिए हम इसके बाद पढ़ते हैं मैग्नेट के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेट के पास प्यारे बच्चों दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। मैग्नेट है एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। प्यारे बच्चों जब भी हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड कंडीशन में रखते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरती है, कभी भी दूसरी डायरेक्शन में नहीं ठहरेगी। जैसे ही हम उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे वो फिर रेस्ट करेगी कुछ देर बाद तो अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरेगी। तो क्या समझ में आया? व्हेन द प्रॉपर्टी जो है वो क्या कह रही है, प्रॉपर्टी कि द सस्पेंडेड फ्रीली मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ इनटू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दूसरी है अनलाइक पोल जो होते हैं बेटा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और लाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये अनलाइक पोल्स हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर लाइक पोल होते एक नॉर्थ एक साउथ तो ये एक दूसरे को क्या करते, रिपेल करते। साउथ साउथ रिपेल करता है, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ अगर अलग अलग हो तो अट्रैक्ट करते हैं। एक प्रॉपर्टी और है मैग्नेट पोल्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ये कभी अलग नहीं होते। अगर आप इनको नॉर्थ साउथ को अलग करने की कोशिश करोगे तो नॉर्थ साउथ अलग कभी नहीं होगा, ये फिर से एग्जिस्ट हो जाएगा, अपने आप पैदा हो जाएगा। जैसे आपने इसको अलग करने की कोशिश की तो अपने आप यहाँ नॉर्थ के साथ में साउथ पैदा हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? कहने का मतलब ये है कि ये दे आर ऑलवेज इन द पेयर, ये कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते। और एक चीज है मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म, मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिज्म पैदा होता है। मैग्नेटिज्म मतलब एबिलिटी टू अट्रैक्ट एनी आयरन लाइक ऑब्जेक्ट्स, उसको मैग्नेटिज्म कहते हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंस और अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट के अंदर पाई जाती है, इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंस को भी अट्रैक्ट करती है। प्यारे बच्चों एक एक्सपेरिमेंट है, रिपल्सिव इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का श्योरेस्ट टेस्ट क्या होगा, कैसे पता करेंगे कि ये मैग्नेट ही है? तो सिर्फ रिपल्सन ही होता है, क्योंकि अट्रैक्शन तो सब जगह पाया जाता है, अट्रैक्शन तो ग्रेविटेशन भी होता है। अट्रैक्शन तो मैग्नेट किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन मैग्नेट ही अट्रैक्ट कर रही है। इस बात का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, कौन सा टेस्ट है जिससे हम पता लगाएंगे कि मैग्नेट ही है? तो वो रिपल्सन टेस्ट होता है, क्योंकि मैग्नेट के अंदर रिपल्सन पैदा होने लग जाता है। समझ में आई बात की नहीं आई? तो मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन रॉड एज वेल एज अपोजिट पोल्स अदर मैग्नेट, देयरफॉर इज नॉट श्योर टेस्ट। अट्रैक्शन वाले टेस्ट जो है वो श्योर टेस्ट नहीं होते। श्योर टेस्ट कैसा होता है मैग्नेटिज्म का, बताइए कौन सा होता है? रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है
Why does a compass needle get deflected when brought near to bar magnet? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी हम कंपास की नीडल को इसके पास लेके आते हैं, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ये थोड़ा सा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद आना चाहिए था क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। कंपास की नीडल को जैसे ही हम मैग्नेट के पास लाते हैं तो कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है? डिफ्लेक्शन। कंपास की नीडल हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहती है। जैसे हम इसको मैग्नेट के पास लाते हैं तो मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है प्यारे बच्चों, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेट डिस्टर्ब होने लग जाती है। तो किस वजह से मैग्नेट की नीडल डिफ्लेक्ट हुई? कंपास की नीडल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट हुई। आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि कंपास की नीडल भी एक मैग्नेट की बनी होती है। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखें। कुछ है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो बच्चों मैग्नेट के चारों तरफ का ऐसा फील्ड जहां पर मैग्नेट किसी दूसरी चीज को अट्रैक्ट करे उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके चारों तरफ अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूं, वन ऑब्जेक्ट, और टू ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूं, तो कौन सा जल्दी अट्रैक्ट होगा? टू वाला होगा, क्योंकि टू बिल्कुल पास में है, मैग्नेटिक फील्ड में है बिल्कुल, और मैग्नेटिक फील्ड से अगर कोई बाहर है तो वो तो अट्रैक्ट ही नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? द फील्ड अराउंड द मैग्नेट इन विच एनी अदर सब्जेक्ट अट्रैक्ट्स बाय द मैग्नेट। कोई आयरन लाइक सब्जेक्ट्स को मैग्नेट अट्रैक्ट करती है जिस फील्ड के अंदर, उस फील्ड को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इसे टेस्ला में मेजर करते हैं। टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। प्यारे बच्चों, मैग्नेट के चारों तरफ कुछ इमेजिनरी लाइंस हम बनाते हैं, और जो इमेजिनरी लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को शो करती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा और कितनी ताकत का होगा, उसे बताने का काम जो करते हैं उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ लोहे के कुछ टुकड़े डाल दिए थे, तो ये नॉर्थ पोल पे ज्यादा चिपक गए, साउथ पे ज्यादा चिपक गए, यहाँ पे नहीं चिपके। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ ज्यादा है कि यहाँ ज्यादा है? बताइए, पोल के पास ज्यादा है कि पोल से दूर ज्यादा है? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पोल के पास ज्यादा है, और पोल के पास जो स्ट्रेंथ रहती है उसे हम बेटा पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। और एक बात और बता दें हम, जो मैग्नेट होती है, मैग्नेट का पोल बिल्कुल यहाँ पर पाया जाता है, बिल्कुल साइड के सेंटर में। एक पोल से दूसरे पोल के बीच की जो लेंथ होती है उसे हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? इफेक्टिव लेंथ। और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक के मैग्नेट की लेंथ होती है, इसे हम ज्योमेट्रिक लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक लेंथ। अब बेटा ज्योमेट्रिक लेंथ और इफेक्टिव लेंथ में एक रिलेशन होता है। ज्योमेट्रिक लेंथ हमेशा 5/6 ऑफ इफेक्टिव लेंथ, सॉरी, इफेक्टिव लेंथ हमेशा 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ होती है। ये बात ध्यान रखें, ठीक है? ये 10th में नहीं आता, 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आप अगर याद रखना चाहें तो रख सकते हैं कि पोल से पोल तक की जो लेंथ होती है वो इफेक्टिव लेंथ होती है, और कॉर्नर से कॉर्नर तक की लेंथ होती है उसे हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक लेंथ कहते हैं। क्या समझ में आ गई? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? द इमेजिनरी लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट विच शोज द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन और स्ट्रेंथ शो करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। बेटा ये डायग्राम कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, बोर्ड एग्जाम में, स्टेट बोर्ड एग्जाम में, एमपी बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा डायग्राम बनाना है। इसमें याद रखना, ये जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, कहां से कहां होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, बाहर की तरफ। और अंदर की तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ बनती है, वो मैं आपको बताने वाला हूं अभी। और ये भी देखो नॉर्थ से साउथ जा रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या शो करती हैं प्यारे बच्चों? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ शो करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ शो करती हैं, और डायरेक्शन शो करती हैं, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब चलिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा। प्रॉपर्टीज, 2 प्रॉपर्टी लिखने के लिए आती है, हमें 2 लिखनी रहती हैं। इसमें काफी प्रॉपर्टीज हैं, अगर 2 आए तो 2 लिख सकते हैं, 4 आए तो 4 लिख सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड में कभी प्रॉपर्टी लिखने के लिए आती है तो 6 की 6 लिख देना बेटा। 3 मार्क्स में हो तब भी आपको 6 प्रॉपर्टी कम से कम लिखनी पड़ती है। इसमें 5 लिखिए, एक और प्रॉपर्टी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो देखो, प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से याद करना। कि पहली प्रॉपर्टी कहती है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड टू साउथ। ये हमेशा नॉर्थ से पैदा होती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है, इनके ऊपर टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर जहां भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी बेटे, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो क्या है? द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात? ये बात समझ में आ गई। ये साउथ से नॉर्थ होती है इनसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड द मैग्नेट कहां से कहां होती है? नॉर्थ से साउथ। और इनसाइड कहां से कहां होती है? साउथ से नॉर्थ। अब जब ये बाहर भी होती हैं और अंदर भी होती हैं तो ये हमेशा क्लोज्ड कर्व बनाती है, जहां से पैदा हुई है वहीं लौट के आ जाती हैं।
कौन सा कर्व बनाती है हमेशा? क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व बनाती है। तो 4 प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। उसके बाद ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्या नहीं करती? इंटरसेक्ट नहीं करती, बिल्कुल अलग अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं। और बेटा एक प्रॉपर्टी और 6 प्रॉपर्टी है कि जिनकी क्लोजनेस ज्यादा होती है, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज ज्यादा हैं, वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। मतलब क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बात समझ में आ गई? 6 की 6 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तो बेटा एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवाता हूं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? दे आर अराइज फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड टू साउथ। द इनसाइड द मैग्नेट दे आर डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है ना साहब? 2 प्रॉपर्टी। तीसरी, दे मेक अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द टेंजेंट drawn at any point on the magnetic field line shows the direction of magnetic field। समझ में आई बात कि नहीं आई? और जो क्लोजनेस होती है वो स्ट्रेंथ बताती है। एक प्रॉपर्टी और है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। क्या होती है? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो बेटा इसमें 5 लिखी है, मैंने आपको 7 बता दी है। 7 में से आप कोई भी लिख लेना। मैंने बार बार रिपीट करके बोली है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से मैंने जो बोली है उनको लिख सकते हैं ध्यान से सुन के। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीबीएसई बोर्ड में भी आता है, एमपी बोर्ड में भी आता है। क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैंने आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो क्वेश्चन आ गया, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती? व्हाई नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर? तो बेटा इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो जरा बताइए, जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे कितने टेंजेंट बनेंगे? 2 टेंजेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और टेंजेंट हमेशा क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो एक ही पॉइंट पे 2 टेंजेंट बन गए तो 2 डायरेक्शन बन जाएंगे। तो 2 डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की पॉसिबल नहीं है, इसलिए नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे आर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट then 2 tangent drawn and 2 directions shows this is not possible in the magnetic field। समझ में आई बात कि नहीं आई? बिल्कुल सिंपल बात है, ये डायग्राम भी बना सकते हैं। ये डायग्राम ना बना के आप ऐसा एक सिंपल सा डायग्राम बना सकते हैं इसमें कि 2 टेंजेंट बना दिए बेटा, 2 टेंजेंट एक ही डायरेक्शन, 2 मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एक पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? इसलिए ये इंटरसेक्ट नहीं करती, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक क्वेश्चन और आता है, व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक्स अ क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस कर्व। क्या प्रॉपर्टी इसी क्वेश्चन है कि नहीं है? बताइए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस कर्व क्यों बनाती हैं? तो बेटा क्लोज्ड कंटीन्यूअस कर्व इसलिए बनाती हैं क्योंकि दे आर अराइज फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड टू साउथ। ये नॉर्थ से जाती हैं, साउथ में जाती हैं। क्या साउथ पे एंड हो जाती है? साउथ से नॉर्थ भी जाती है, अंदर साउथ से नॉर्थ भी जाती हैं। तो इनकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है, लेकिन इनसाइड साउथ से नॉर्थ होती है। तो ये जहां से अराइज होती है वहीं लौट के आ जाती है, इसलिए क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस कर्व बनाती हैं। क्या बात समझ में आ गई? जैसे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप लेंगे, यहाँ से नॉर्थ से जा रही है और साउथ की तरफ जाएगी इस तरीके से, फिर लौट के फिर द्वारा से वहीं आ जाएगी, तो क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस कर्व बनाती है बेटा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ होती है, बट साउथ से नॉर्थ भी होती है इनसाइड। चार्ज की तरह नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। कहाँ होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं होती है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस कर्व नहीं बनाती। समझ में आई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस कर्व बनाती हैं, पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस कर्व नहीं बनाती। आपके सिलेबस में नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जब आप 12th में आएंगे तब आप इनको पढ़ेंगे, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा क्या है। बेटा ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कंपास का, जो मैंने कंपास का एक क्वेश्चन बताया था अभी कि कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट किया था, जरा ध्यान से समझते हैं। बेटा ऑर्स्टेड ने क्या किया, एक बैटरी लगा दी, एक वायर से, एक वायर था, इसमें बैटरी लगा दी और साथ में एक कंपास रख दिया। कंपास की डायरेक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में होती है बेटे? नॉर्थ डायरेक्शन में होती है। नॉर्थ डायरेक्शन में उसकी नीडल, अब क्या हुआ, जैसे इन्होंने करंट इसमें भेजा, जैसे इसमें करंट गया तो करंट जाने से नॉर्थ से डायरेक्शन डिफ्लेक्ट हो गया, कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। और कंपास की नीडल बेटा क्यों डिफ्लेक्ट होती है बताइए? या तो कोई आयरन जैसी चीज आ जाए बगल में, या फिर कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाए। इसका मतलब ये है कि करंट के चारों तरफ कोई तो ऐसी चीज पैदा हुई है जो इसको डिफ्लेक्ट कर रही है। तो क्या पैदा हुआ है करंट के चारों तरफ? मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई बोले किसने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी की, तो क्या कहेंगे आप? ऑर्स्टेड ने की। ऑर्स्टेड डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा अगर क्वेश्चन आ जाए तो व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या कहेंगे? Whenever the current passing through the conductor, then it produces a magnetic field around it।
जब किसी कंडक्टर से करंट पास किया जाता है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ये आपको एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि क्वेश्चन था कि व्हाई डज द कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन द बार नियर टू मैग्नेट। जब हम मैग्नेट के पास में कंपास की नीडल को लाते हैं तो वो डिफ्लेक्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उस मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? इसको डिस्टर्ब कर देता है। कि जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट आएगी तो वो अट्रैक्ट होगी कि नहीं होगी? अट्रैक्ट या रिपेल होगी, उसके अंदर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट होने का चांस रहता है। इसका क्लियर है कि नहीं है? इसी तरह यहाँ पर जब करंट की वजह से, प्यारे बच्चों, किसकी वजह से? करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन आ गया। क्लियर है कि नहीं है? अब कंपास की नीडल में किस तरफ डिफ्लेक्शन आया? करंट अगर इधर जा रहा है तो कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन किधर आना चाहिए? ये बात बताने के लिए एक एम्पियर साहब ने लॉ दिया था जिसे बोलते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। क्या बोलते हैं? एम्पियर स्विमिंग रूल। ये एम्पियर स्विमिंग रूल हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा, लेकिन आपको थोड़ा सा अगर याद रखें तो रख सकते हैं, इसे एग्जाम में नहीं आएगा। एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर साहब ने रूल बताया था, क्या बताने के लिए? कि कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट किधर होगी। कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन तो आएगा लेकिन किस तरफ आएगा, ये बताने का काम किया था एम्पियर साहब ने। चलिए, हम कंपास की नीडल का डिफ्लेक्शन न जानते हुए हम बस ये जानना चाहते हैं कि इस वायर के अंदर जो करंट की वजह से क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? बस उस डायरेक्शन का पता लग जाए, काम आसान हो जाएगा। इस चैप्टर में बस हमें यही पढ़ना है। तो बेटा डायरेक्शन पता लगाने के लिए, काय की डायरेक्शन पता लगाने के लिए? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, किसी कंडक्टर में डायरेक्शन पता लगाने के लिए मैक्सवेल ने एक रूल दिया था। मैक्सवेल ने एक्चुअली दो रूल दिए थे, एक दिया था कॉर्क स्क्रू लॉ, एक दिया था राइट हैंड थंब रूल। कॉर्क स्क्रू लॉ हमारे सिलेबस में नहीं है, 10th क्लास में, 12th क्लास में आएगा, लेकिन राइट हैंड थंब रूल हमारे सिलेबस में है। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है बेटा? अगर किसी वायर में करंट जा रहा है, जैसे मान लीजिए इधर करंट जा रहा है, तो हम किसी कंडक्टर को ऐसे इमेजिन करें कि हम राइट हैंड से उसको पकड़े हुए हैं, और ऐसे पकड़े हुए हैं कि जो राइट हैंड का थंब है वो क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो उंगलियों की डायरेक्शन है वो क्या शो करेगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। तो बच्चों करंट जब इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे होगा। करंट जब इधर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? वो ऐसे होगा। तो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा लॉ यूज करेंगे? हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। अगर ये लिखने के लिए आता है कभी भी राइट हैंड थंब रूल, तो हमें लिखना पड़ेगा कि व्हेनेवर द वी होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर सच दैट थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ thumb show the direction of current, then encircled finger around the conductor show the direction of magnetic field। समझ में आई बात कि नहीं आई? जो उंगलियों की दिशा होती है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, और जो थंब की दिशा होती है वो किसकी डायरेक्शन होती है? वो करंट की डायरेक्शन होती है। प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर में कैसा बनता है, इस बात को पता लगाते हैं। तो सिंपल है, पता लगा सकते हैं हम। जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक स्ट्रेट रॉड ली गई थी, उस रॉड में करंट भेजा गया था, और यहाँ पे एक पेपर लिया था, उस पेपर पे बहुत सारे आयरन की फिलिंग्स कर दी थी। अब आयरन की फिलिंग्स करने के बाद आयरन के जो पार्टिकल थे वो ऐसे मूव हो रहे थे समथिंग इसके चारों तरफ। इससे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे बन रहा है। और राइट हैंड थंब रूल भी क्या कहता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? ऐसे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब हम इसको पकड़ के देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन ये है, और उंगलियों की जो डायरेक्शन है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो स्ट्रेट कंडक्टर में इसी टाइप का मैग्नेटिक फील्ड बनता है जैसा हमने राइट हैंड थंब रूल में पढ़ा था। बेटा क्वेश्चन क्या आता है इसमें क्वेश्चन आता है कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड किन किन की वजह से इफेक्ट होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होता है करंट की वजह से। जितना ज्यादा करंट हम इसमें भेजेंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा। बोलो हाँ है ना? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, जितना करंट आएगा उतना ही आएगा, या करंट से कम आएगा? जितना करंट आप भेजोगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा क्या है? डिस्टेंस के इनवर्सली होता है। बेटा अगर हम इस वायर से यहाँ पर देखें और एक यहाँ पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगा? यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ ज्यादा होगा? 1 पे या 2 पे? 1 पे ज्यादा होगा। जितना पास में देखेंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमें पता चला सर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होता है। समझ में आई बात? क्या मीडियम पे डिपेंड करेगा? मीडियम पे डिपेंड करेगा। आसपास मीडियम कौन सा है? हम पानी में देख रहे हैं कि हवा में देख रहे हैं कि कहीं और देख रहे हैं कि स्पेस में देख रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। किन किन पे डिपेंड करेगा बेटा? स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड 3 चीजों पे डिपेंड करता है। करंट पे डिपेंड करता है,
डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर कंडक्टर में कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो बच्चों सर्कुलर कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से करंट फ्लो करवाया सर्कुलर कंडक्टर में, ये कंडक्टर है, तो हमने यहाँ पे एक पेपर लगा दिया, उस पेपर में पता लगाया हमने, यहाँ पे कुछ आयरन की फिलिंग्स कर दी, फिर पता लगाया तो आयरन की फिलिंग्स कुछ ऐसे ऐसे घूम रही थी। और आपको पता है जब करंट ऊपर जा रहा है, तो बताइए अगर करंट ऊपर जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल से करंट ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनसाइड होगा कि नहीं होगा ऐसे। और अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें बताइए मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है, नीचे, तो नीचे जा रहा है तो ऐसे लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल, तो नीचे करंट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां जा रही हैं, इनसाइड जा रही हैं। तो बताइए इस वाले सर्कुलर कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड जा रही हैं या आउटसाइड जा रही हैं, इनसाइड जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी जाए, करंट अगर इधर से जाए तो आउटसाइड निकलेंगे, इस तरीके से आउटसाइड निकलेंगे, समझ में आई बात। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हम सर्कुलर कंडक्टर में किस रूल से निकालते हैं, बताइए कौन सा लॉ लगाते हैं, राइट हैंड थंब रूल ही लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि राइट हैंड थंब रूल सिर्फ स्ट्रेट कंडक्टर में लगता है, राइट हैंड थंब रूल सर्कुलर कंडक्टर में लगता है। इसमें भी हम कौन सा यूज करेंगे बेटे, इसमें भी हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी आता है, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है एक एक बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कुछ फैक्टर हैं सर्कुलर कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसके कुछ फैक्टर हैं। क्या क्या फैक्टर हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, करंट जितना ज्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सेम ही है कि अलग है? बिल्कुल सेम है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, जितने डिस्टेंस पे हम देखेंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। और मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है बेटा। स्ट्रेट कंडक्टर में ये फैक्टर नहीं आता, लेकिन सर्कुलर कंडक्टर में ये फैक्टर आ जाता है। ये फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एक वायर है, एक वायर का मैंने एक चूड़ी बनाया है ऐसे, क्या क्या बनाया, एक वायर का एक चूड़ी बनाया, उसमें करंट गया, मैग्नेटिक फील्ड बना। अब मैंने क्या किया, उसी वायर की 2 चूड़ियां बना दी, 1 2 3 बहुत सारी बना दी। अब उसमें मैं करंट भेज रहा हूं, तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड पहले से ज्यादा बनेगा या कम बनेगा? ज्यादा बनेगा, क्योंकि पहले एक ही चूड़ी थी, अब आपने बहुत सारे राउंड लगवा दिए, तो उसमें जब करंट भेजोगे तो मैग्नेटिक फील्ड डबल ट्रिपल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड किन पे डिपेंड कर रहा है बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड कर रहा है, कितने चक्कर लगाए आपने, कितने राउंड लगाए। अभी आपने 1 राउंड लगाया, फिर 2 3 4 राउंड लगा दिए, उसके चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ज्यादा बनेगा, समझे। तो मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, magnetic field is inversely proportional to the distance and magnetic field is directly proportional to the number of turns, ठीक है, ऑफ द कॉइल। कॉइल की कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। और एक इस पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड्स ऑन द मीडियम, मीडियम पे तो सब जगह ही डिपेंड करेगा, यहाँ भी आसपास कौन सा मीडियम लिया गया है उस पर भी डिपेंड करेगा, समझे। मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है, मीडियम चेंज होने से कैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। अभी 10th क्लास में हमें सिर्फ ये फैक्टर इफेक्टिंग याद होनी चाहिए कि किन किन चीजों पे इफेक्ट करता है। इनमें से कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। बेटा ये डायग्राम भी हम बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, कभी कभार सीबीएसई बोर्ड में ये डायग्राम भी पूछ लेते हैं। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द सर्कुलर कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाइए। अगर एमपी बोर्ड में भी पूछे तो भी आप इनका आंसर दे सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, बताइए जरा, समझ में आया कि नहीं आया। अब हम एक चीज पढ़ते हैं, सोलेनॉइड, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सोलेनॉइड बेटा क्या होता है, जब हम किसी इंसुलेटर को लेते हैं, किसको लेते हैं, इंसुलेटर का पाइप ले लिया हमने। इंसुलेटर मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें करंट न जाए, प्लास्टिक का पाइप मान लो, एक प्लास्टिक का पाइप लिया या लोहे की जगह अगर कोई और ले लो, लकड़ी का पाइप ले लिया या प्लास्टिक ले लिया, उसके चारों तरफ हमने कॉपर की वायरिंग कर दी। क्या कर दी, कॉपर की वायरिंग। और कॉपर की वायरिंग करके इसमें हमने करंट भेज दिया, तो बेटा एक करंट जाएगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा सर। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो वैसा ही बनता है जैसा मैग्नेट में बनता है। आपको बताया था मैंने, मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता था वो कैसे बनता था, वो ऐसा बनता था, नॉर्थ से साउथ जा रहा है सर, इस तरीके से जाता था कि नहीं जाता था। तो सेम टू सेम मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनने लग जाएगा। मतलब हमने सर एक कॉपर का वायर इंसुलेटिंग मटेरियल पे लपेट दिया चारों तरफ, लपेटने के बाद उसमें जैसी करंट फ्लो करवाया तो करंट फ्लो करने से उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो बना है वो एज अ मैग्नेट काम कर रहा है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन सी मैग्नेट कहते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक का यूज करके आपने मैग्नेटिज्म पैदा कर दिया, मैग्नेट की तरफ पूरा एकदम व्यवहार हो गया। इसमें भी नॉर्थ साउथ पैदा हो गए अपने आप,
पूरा मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। बेटा ये मैग्नेट की तरह कब काम करेगा? जब इसमें करंट भेजेंगे तब काम करेगा या बिना करंट के भी काम करेगा? जब इसमें करंट देंगे तब ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि करंट देने से इसके चारों तरफ क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो एज अ मैग्नेट की तरह ही बनता है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है ना, वैसे की वैसी बन रही है, जैसे मैग्नेट की चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही थी वैसे ही इसमें बन रही है। देखो नॉर्थ से साउथ जा रही है, अंदर साउथ से नॉर्थ जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली में होती नहीं है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, हम लोग जो बनाते हैं उसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। आप समझे? तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बना है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बनेंगी। क्लियर है कि नहीं है? ये बिल्कुल एकदम क्लियर है। अब बच्चों इसमें भी ये आ जाता है, सोलेनोइड क्या है समझ में आ गया? सोलेनोइड क्या होता है? सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? क्या वो उन सब चीजों पे ही डिपेंड करेगा जो पहले डिपेंड कर रहा था? बताओ, करंट पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? करंट पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, कितने टन्स आपने लगाए उस पर डिपेंड करेगा। क्या कोर मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि आपने इसमें कोर मटेरियल कौन सा यूज किया, ये मटेरियल कौन सा है, प्लास्टिक है क्या है, कितना बड़ा है कितना नहीं है, कितना साइज है कैसा है। अगर इसकी जगह हम रॉड यूज कर लेंगे तो क्या होगा बेटा बताओ? अगर हम लोहे की रॉड इसके अंदर इनसाइड प्लेस कर दें तो लोहे की रॉड बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या कम होगा? जरा बताओ। अगर इस कोर के अंदर आपने अगर कोई मैग्नेटिज्म मटेरियल डाल दिया, आपने कोई मेटल डाल दिया, तो कि उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनने का चांस हो जाएगा। समझे? उसमें करंट नहीं जा रहा, उस अंदर जो कॉइल आपने जो भी इनसाइड प्लेस करी है, जो भी रॉड करी है लोहे की रॉड, वो करंट नहीं जा रहा उसमें, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देगा वो, क्योंकि वो भी एक कंडक्टर है। तो कंडक्टर है तो वो करंट लेगा। जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहे हैं तो जैसे लोहे की रॉड बढ़ेगी तो फिर मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये कोर मटेरियल पे डिपेंड करेगा और एक नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे भी डिपेंड करेगा कि पर यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। समझे? ये फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सोलेनोइड है। परमानेंट मैग्नेट नहीं है ये, एक तरीके से इम्परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट तो जो नेचुरल होती है वो है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट नहीं होती, बात ध्यान रखें। ये सिर्फ करंट पे डिपेंड करिए, जब तक आप करंट दोगे तब तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। सोलेनोइड इलेक्ट्रोमैग्नेट है खुद, इससे परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकते आप समझे? हाँ, अगर वो बहुत समय के लिए, वो टाइम डिपेंडेंट रहता है, ऐसा हो सकता है। अगर कोई सॉफ्ट आयरन या हार्ड आयरन डाल दिया जाए और बहुत समय के लिए उसको मैग्नेटिज्म दिया जाए तो उसको आदत लग जाती है मैग्नेटिक फील्ड बनाने की, तो फिर वो मैग्नेटिक तरह काम करने लग जाता है। ये बात अलग हो गई। समझे? ये 12th में पढ़ते हैं इन चीजों के बारे में, समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए हम पढ़ते हैं एक नया टॉपिक। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, बेटा जरा ध्यान से देखें। हमने जो पढ़ा, शुरुआत से पढ़ा मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट कितने टाइप की होती है, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है? मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ी, मैग्नेट में जो पोल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी पढ़ी। प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हमने एक क्वेश्चन था, कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन क्यों आता है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आता है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंपास की नीडल आएगी तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा कि नहीं आएगा? तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेट के चारों तरफ एक इमेजिनरी फील्ड होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आकर के अट्रैक्ट हो जाता है आयरन लाइक ऑब्जेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक फील्ड को, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी होती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, साउथ से निकल के नॉर्थ में, अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती और ये क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस कर्व बनाती है। क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये सब प्रॉपर्टी आपने पढ़ी। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती क्योंकि दो टेंजेंट दो डायरेक्शन बताते हैं, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए बेटा ये इंटरसेक्ट नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज एंड कंटीन्यूअस कर्व क्यों बनाती हैं? क्योंकि नॉर्थ से साउथ जाती हैं तो साउथ से नॉर्थ भी ये जाती हैं, तो जहां से स्टार्ट हुई वहीं आके आ जाती हैं। ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवर किया था कि व्हेनेवर द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर देन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हु डिस्कवर्ड दिस? ऑर्स्टेड डिस्कवर्ड दिस। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, एम्पियर ने इसमें काम किया था डायरेक्शन बताने के लिए। चलिए समझ में आ रहा है बच्चों के नहीं आ रहा? ज्यादा स्पीड में तो नहीं चली क्लासेस? बढ़िया ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनते रहेंगे तो एक एक बात समझ में आएगी। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल समझ में आया? राइट हैंड थंब रूल, thumb show the direction of the current, then encircle fingers around the conductor show the direction of magnetic field। ये बात ध्यान रखें। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट कंडक्टर किन किन पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कंडक्टर में किन किन पे डिपेंड करता है? और मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड में किन किन पे डिपेंड करता है? अब आइए एक नई चीज पे चलते हैं इसमें। बेटा ये बात बताइए, अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें, हम यहाँ पर एक एल्यूमिनियम की रॉड ले लें,
एल्यूमिनियम की रॉड में करंट दे रहे हैं हम, और यहाँ पर मैग्नेट लगी है, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जैसे ही हम इस एल्यूमिनियम की रॉड में करंट देंगे तो क्या एल्यूमिनियम के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो हाँ या ना। क्या इस मैग्नेट के चारों तरफ पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड था कि नहीं था? इस मैग्नेट के चारों तरफ पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड था, और करंट देने से एल्यूमिनियम के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड और बना दिया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से क्या इसमें मूवमेंट हो सकता है? क्या एल्यूमिनियम की रॉड इससे अट्रैक्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अट्रैक्ट होने का चांस है, एल्यूमिनियम की रॉड इधर उधर मूव करने लग जाएगी। एल्यूमिनियम की रॉड में मूवमेंट क्यों आया? एल्यूमिनियम की रॉड में वेलोसिटी क्यों आई? किस वजह से आई? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आई। मतलब अब कोई भी चीज मूव करती है तो वो फोर्स की वजह से करती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगा होगा। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल लगा होगा। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाए, क्या करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाए तो वो फोर्स क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? उसका एक फोर्स लगने लग जाता है जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, या जिसे हम लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। इसका एक और नाम है लॉरेंज फोर्स, 12th में आता है लॉरेंज फोर्स। और इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। अलग अलग केसेस रहते हैं, वो मैं बता दूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। तो समझ में आया फोर्स। ये एम्पियर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एम एंड एम्पियर ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो फोर्स के बारे में उन्होंने बताया था कि फोर्स कैसे लगता है। केस ये रहते हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी जाएगी तो क्या होगा? एल्यूमिनियम की रॉड उधर अट्रैक्ट होगी। करंट की अगर इधर से डायरेक्शन है तो एल्यूमिनियम की रॉड इधर अट्रैक्ट होगी। अगर मान लो मैग्नेट की डायरेक्शन चेंज कर दिया आपने, नॉर्थ उधर पहुंचा दिया, साउथ इधर पहुंचा दिया, तो एल्यूमिनियम की रॉड में भी चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा? मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज होगी। बोलो हाँ या ना। और डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगी तो मैग्नेटिक फोर्स की भी डायरेक्शन चेंज होगी। तो क्या मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है कि नहीं करती? बताइए। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दूंगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी चेंज होगा। तो फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। कभी कभी आपने देखा होगा वायर हम पंखे में उल्टा लगा देते हैं। वायर पंखे में उल्टा लगाने से क्या पंखा उल्टा घूमने लग जाता है? क्या कभी कभी उल्टा क्यों घूमने लग जाता है? क्योंकि बेटा उल्टा वायर लगाने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने उल्टी कर दी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी करने से फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो पंखा भी उल्टा घूमने लग जाएगा। तो पंखा इसलिए तो घूमता है क्योंकि पंखा करंट को नहीं जानता, पंखा तो फोर्स को जानता है। उस पे आप फोर्स लगाओगे तो पंखा घूमने लग जाएगा। तो पंखा किसकी वजह से घूमा? करंट से या फोर्स से? अब वो फोर्स कैसे बना रहा है वो चीज है। तो करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है इसके अंदर। क्या पैदा कर रहा है? आपने देखा होगा पंखे के अंदर कोर बनी रहती है, पंखे के अंदर एल्यूमिनियम का वायर रहता है, पंखे के अंदर कॉपर का भी वायर रहता है, सबसे अच्छा सिल्वर का वायर रहता है, पर सिल्वर महंगा आता है। तो कॉपर का वायर हम पंखे में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? कॉपर के वायर में जैसे ही करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी बनेगा, और मैग्नेटिक फोर्स से पंखा घूमने लग जाएगा। कभी मौका मिला तो मैं आपको बता दूंगा ये इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करती है। 12th क्लास में आएगा। 10th क्लास में इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक मोटर का वर्क ये सब नहीं है, पहले था, लेकिन अब एनसीईआरटी में कुछ डिडक्शन हुआ है, इस वजह से मोटर हट गई है। अदरवाइज मैं आपको बताता कि इलेक्ट्रिक करंट से पंखा कैसे घूमता है, क्या क्या चीजें उसमें रहती हैं। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? तो मैग्नेट के चारों तरफ एक फोर्स बनता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स कहते हैं या मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और इस फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब बच्चों इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता लगाएं? कैसे पता लगाएं कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है तो डायरेक्शन किधर होगी फोर्स की? तो ये डायरेक्शन पता लगाने के लिए एक लॉ दिया गया था फ्लेमिंग्स के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो प्यारे बच्चों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि इफ वी स्ट्रेच द, ध्यान से सुनिएगा एक एक बात, इफ वी स्ट्रेच द मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब in such a manner that they are mutually perpendicular to each other। ये तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए बच्चे? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो क्या? इफ फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड स्ट्रेच in such a manner that they are mutually perpendicular to each other, then four fingers show the direction of magnetic field। ये किसकी डायरेक्शन शो करेगी? मैग्नेटिक फील्ड की। मिडिल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड। देन थंब शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन कौन बताएगा? थंब बताएगा। क्लियर है कि नहीं है? यहां मैंने डायग्राम बना दिया है। मिडिल फिंगर क्या बताती है बेटे? करंट।
फोर फिंगर क्या बताती है, और थंब क्या बताता है, फोर्स या मोशन की डायरेक्शन, कि एल्यूमिनियम की रॉड यहाँ पर जो मूव हो रही है वो किस डायरेक्शन में मूव होगी, उसको बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ द मोशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे पर डिपेंड करती है। करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो मोशन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, और फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो पंखा उल्टा घूमने लग जाएगा। सही है कि गलत है? बिल्कुल राइट है। चलिए एक बात समझ में आ गई, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप लिख सकते हैं, ये डायग्राम भी आप ऐसा बना सकते हैं, आपकी बुक में कोई डायग्राम दिया होगा उसको भी आप बना सकते हैं। क्लियर है? क्या है लेफ्ट हैंड रूल? इफ फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड stretch in such a manner that they are mutually perpendicular to each other, four fingers show the direction of the magnetic field, middle finger show the direction of the current and thumb show the direction of the force। लिख लेना बेटा, इस पे क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड, इस पे क्या लिखोगे, करंट, इस पे क्या लिखोगे, फोर्स, तीनों उंगलियों पे लिख लेना तो याद रहेगा लेफ्ट हैंड रूल, कल तक याद रख लेना। फादर मदर चाइल्ड, बहुत बढ़िया, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मदर, चाइल्ड मतलब करंट, ठीक है, याद रख सकते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बेटा एक क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जांपल 12.2, जरा देखते हैं क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन गलती से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया, इलेक्ट्रॉन जा रहा था, कहां एंटर कर गया बेटे, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया, एट द राइट एंगल्स, राइट एंगल्स पे एंटर किया, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था और इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर कर गया। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स किधर लगेगा। तो क्या आप बता सकते हैं किधर फोर्स लगेगा? इसमें लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे बेटे, क्या लगाएंगे, लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स की डायरेक्शन लगाएंगे। तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए चार ऑप्शन दिए, टू द राइट, राइट में लगेगा, टू द लेफ्ट, लेफ्ट में लगेगा, आउट ऑफ द पेज, पेज के आउट में लगेगा, या इनटू द पेज, पेज के इनटू लगेगा। बताइए कहां लगेगा? ऐसा लगाएंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज, डन कर दूं, डन कर दूं, आउटवर्ड डन कर दूं, डन कर दूं, बिल्कुल एकदम, कोई प्रॉब्लम, कर दें लॉक? आपका आंसर बिल्कुल गलत है, आपके 1 करोड़ रुपए वापस लिए जाते हैं, ठीक है, और आप पे जुर्माना लगाया जाता है 10 रुपए का। बेटा ये जो मिडिल फिंगर है ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बताती है, करंट की डायरेक्शन बताती है। तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अलोंग होती है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। सही है कि नहीं है? जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो करंट इसके ऊपर जा रहा होगा, और करंट जब ऊपर जा रहा होगा तो कुछ ऐसे लगेंगे, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो थंब कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो इनटू द पेज, दिस इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? चलिए क्वेश्चन और करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोटॉन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में ये फ्रीली मूव कर रहा है कोई प्रोटॉन, किसी प्रोटॉन से कहा भैया मूव करो, तो मैग्नेटिक फील्ड में पहुंच गया घूमते घूमते, और उससे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या चेंज आ रहा है उस पर, बताइए जरा, उस प्रोटॉन पे क्या चेंज आएगा अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में वो है, क्या उसका मास चेंज आएगा, क्या स्पीड चेंज आएगी, मोमेंटम चेंज आएगा, या वेलोसिटी चेंज आएगी, या मोर देन भी आंसर हो सकते हैं बेटा, जरूरी नहीं है एक ही आंसर हो इसका। वेलोसिटी और मोमेंटम, देखो बेटा वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा, और वेलोसिटी और स्पीड भी चेंज होगी। सही है गलत है? ये तीनों चीजें चेंज होंगी, स्पीड भी चेंज होगी, मोमेंटम चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, मास में कोई अंतर नहीं आएगा, मास चेंज थोड़ी ना होगा। समझे कि नहीं समझे? प्रोटॉन मूव कर रहा है मतलब करंट मूव कर रहा है, करंट मूव कर रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड के आने की वजह से, मोमेंटम चेंज हो सकता है, वेलोसिटी चेंज होगी तो स्पीड भी चेंज हो सकती है, लेकिन मास में कोई चेंज नहीं आएगा। एक क्वेश्चन और है बेटा, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप लोगों को लगता होगा कि एनसीईआरटी में नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, एनसीईआरटी की एक एक क्वेश्चन में बहुत बारीकी रहती है। इस क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग, जैसे इस क्वेश्चन में एक बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है, ऐसा ही क्वेश्चन वो लोग कहीं भी बना सकते हैं इस दुनिया में, कहीं भी। अभी इन्होंने नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया है, जरा ध्यान से देखिए, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं बेटा, अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, कभी याद है अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड मॉडल में आपने देखा होगा अल्फा पार्टिकल, हीलियम आयंस पे जब आप पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो रदरफोर्ड मॉडल में अल्फा पार्टिकल कहलाता था। अल्फा पार्टिकल को हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी कहते हैं, या कोई भी पॉजिटिवली चार्ज या प्रोटॉन भी बोल सकता है। तो कोई भी प्रोटॉन या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। क्या कह रहा है भाई? वेस्ट से भेजा गया नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। हम तो कहाँ भेज रहे थे उसको बेचारे को, वेस्ट में भेज रहे थे। चलिए नॉर्थ साउथ वेस्ट बना देते हैं पहले, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हम कहाँ भेज रहे थे प्रोटॉन को?
कहाँ भेज रहे थे? हम तो वेस्ट में भेज रहे थे। कहाँ भेज रहे थे? वेस्ट में भेज रहे थे। अब वेस्ट में भेजने की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो गया, किधर चला गया? नॉर्थ में डिफ्लेक्ट हो गया। तो भाई वो नॉर्थ में चला गया, हम इधर भेजना चाह रहे थे, वो चला इधर गया। ठीक है साहब, इधर चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्थ में चला गया। अब पूछ रहा है बाय द मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से गया होगा वो? कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड आया होगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड ही तो करंट को इधर उधर कर देता है। तो चार्ज पार्टिकल को इधर उधर करने का काम कौन करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में आकर के प्रोटॉन जो था वो नॉर्थ की साइड डिफ्लेक्ट हो गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी थी? समझ गए? अब बताइए जरा कैसे निकालें। प्रोटॉन किधर जा रहा है? वेस्ट में या नॉर्थ में? प्रोटॉन किधर जा रहा है, वेस्ट में या नॉर्थ में? नहीं, वेस्ट में तो हम नहीं भेजा। वो जा क्या रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कहाँ गया वो? तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जहां गया वो मैटर करता है, हमने कहाँ भेजा वो मैटर नहीं करता। समझे? तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो कहाँ चला गया बेटे? नॉर्थ में चला गया। तो नॉर्थ में चला गया, प्रोटॉन गया है नॉर्थ में। तो प्रोटॉन जब नॉर्थ में गया है तो करंट किधर गया होगा? नॉर्थ में ही। प्रोटॉन तो अलोंग रहता है, प्रोटॉन के अपोजिट करंट नहीं रहता। इलेक्ट्रॉन अगर होता तो अपोजिट रहता। तो करंट क्या ऐसे ही लेंगे कि नहीं लेंगे? बताइए जरा, करंट को ऐसे ही लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? तो बताइए कहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? अगर करंट ऊपर गया है, प्रोटॉन ऊपर गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? वेस्ट टू ईस्ट। क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या? जरा ध्यान से देखिए, प्रोटॉन ऊपर गया लो तो मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट टू वेस्ट भी हो सकता है। बताइए कौन सा होगा? टुवर्ड साउथ। सही है गलत है? नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इधर नहीं होगा। जिधर प्रोटॉन जा रहा है उसके अपोजिट थोड़ी होगा, उसके परपेंडिकुलर होता है। तो साउथ या वेस्ट में होगा। तो टुवर्ड्स ईस्ट सही है क्या? टुवर्ड्स ईस्ट सही हो सकता है। डाउनवर्ड नीचे की तरफ, ऐसा कुछ नहीं है, ग्रेविटेशन की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। वो बस इस तरीके से है, या तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो नीचे का तो कोई नहीं है, ग्रेविटेशन फील्ड है वहां पे, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो चलिए अब बड़ी भी बात नहीं है। तो कौन सा आंसर होगा बेटा? टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ लग रहा है। क्या समझ में आ गई बात की नहीं आई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन नहीं है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे सीबीएसई बोर्ड में, वो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो बेटा बताइए प्रोटॉन किधर मूव कर रहा है? फोर्स की डायरेक्शन किधर है? किधर वो मोशन हो रही है? तो आपको क्या करना है, हर एक चीज में कौन सा रूल लगाना है बेटे? लेफ्ट हैंड रूल। बस आपको ये याद रखना है कि ये मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन शो करती है, नॉट इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन करंट रहता है। राइट हैंड रूल अलग जगह लगाते हैं। राइट हैंड रूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लगाते हैं, जनरेटर में लगाते हैं। जनरेटर क्या करता है? करंट से चलता है या करंट बनाता है? तो करंट से काम हो रहा है वो एक अलग बात हो गई, और करंट कोई चीज बना रही है वो अलग बात हो गई। डायनेमो हो गया, जनरेटर हो गया। तो डायनेमो जनरेटर में हम राइट हैंड रूल लगाते हैं, क्योंकि वो उल्टा काम करते हैं, वो करंट बनाते हैं। उनको अगर कोई घुमा दे तो वो करंट बना के दे देंगे। और ये क्या करते हैं, इनको कोई करंट दे दे तो ये घुमा देंगे। समझे? तो पंखे को करंट देंगे तो पंखा घूमने लग जाएगा, करंट से पंखा घूमा, पंखा करंट तो नहीं बना रहा। तो क्या हुआ था, फेराडे नाम के एक व्यक्ति थे, फेराडे नाम के व्यक्ति ने क्या किया था, जब उन्हें ये पता चला कि करंट से कोई चीज घूम सकती है तो किसी चीज को घुमा के करंट भी तो बना सकते हैं, तो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज किया। उन्होंने कहा अगर किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाए, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से करंट पैदा हो सकता है। इसके बारे में हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस से हट गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर इंटरेस्टिंग है, आपको लग रहा है, तो आफ्टर द एग्जाम हम इस पर विचार कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, ये एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, एक्टिविटी है, वही सेम एक्टिविटी जो मैंने बताई थी, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करें, सीबीएसई बोर्ड में ऐसी एक्टिविटी आ जाती है एग्जाम में। अब आपको राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल पता ही चल गया है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बस ये कह रहा है डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो क्या होगा। देखो क्वेश्चन को देखो जरा, करंट इन द रॉड ए बी इज इंक्रीज, जब करंट को इंक्रीज करें तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। और क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट इज यूज्ड एंड द लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इंक्रीज। अगर स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट यूज करेंगे तो क्या होगा, जल्दी अट्रैक्ट होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। और लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, तभी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से फोर्स बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। केस स्टडी लिखी रहती है लेकिन क्वेश्चन सिंपल रहते हैं। मेरे हिसाब से जब भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लो आप, उसके बाद केस को पढ़ो, समझे। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर उसके बाद केस पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद केस पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा केस कैसा है। क्लियर है कि नहीं है। चलिए अब हम एक चीज पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म में इन मेडिसिन। बेटा मेडिसिन, मेडिकल विभाग में भी मैग्नेटिज्म का यूज होता है। आपने एमआरआई का नाम सुना होगा। एमआरआई मशीन क्या करती है बेटे बताओ।
एमआरआई क्या करती है? एमआरआई हमारी बॉडी के पार्ट्स को देख लेती है, फंक्शनिंग देख लीजिए कैसे है। जैसे स्पाइन, अभी हमारा स्पाइन का इलाज हुआ था, तो स्पाइन का कैसे पता चला कि स्पाइन में प्रॉब्लम्स हैं, स्पाइन की नस काम नहीं कर रही हैं, तो कैसे पता चला नस में प्रॉब्लम आती है, कैसे पता चलता है आपकी बॉडी में कि नस में प्रॉब्लम है या इसमें प्रॉब्लम है, कैसे पता चलता है? ये मैग्नेट से पता चलता है, मैग्नेटिज्म से पता चलता है। क्योंकि आपको पता है जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन तक जाते हैं, बोलो हाँ है ना? सिग्नल्स ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करता है? नर्व्स करती हैं, न्यूरॉन्स करती हैं। तो उसमें कौन से सिग्नल्स पैदा होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा होते हैं। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब उसके अंदर नसों के अंदर बनते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बन रहे हैं, मतलब करंट बन रहा है एक तरीके का, और करंट बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो हमने आउटर मैग्नेटिक फील्ड अलग लगा दिया, ये एक बॉक्स बना दिया ऐसा, इसमें आदमी को घुसा दिया, ठीक है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही है, तो हमारी बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही है। अब मैग्नेटिक फील्ड टकराते हैं तो फोर्स क्रिएट होता है। इस फोर्स से कुछ पता चल जाता है कि नस कैसे फंक्शन कर रही है, हमारी नस काम कर रही है सही से नहीं कर रही, इलेक्ट्रिकल इंपल्स सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। इससे पता चल जाता है कहाँ डैमेज है, कहाँ दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। समझे? एक एक नस पे वो लोग बारीकी से काम कर लेते हैं। तो ये एमआरआई है, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बेटा कई बार एग्जाम में आया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। समझ में आई? एमआरआई किस प्रिंसिपल पे काम करती है? मैग्नेटिक फील्ड की प्रिंसिपल पे काम करती है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए, ये है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है बच्चों? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट यूज हो रही है उसके बारे में। तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट यूज होती है प्यारे बच्चों, डायग्राम एक बार आ गया था एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में, डायरेक्ट डायग्राम, ड्रॉ द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, बट ड्रॉ करना था, कुछ नहीं करना था, उसके पार्ट्स लिखने थे। तो बेटा इसमें ना बहुत सारे वायर होते हैं। एक तो अर्थ वायर होता है, बोलो या सुनो, देखा है आपने? एक लाइव वायर होता है जिसमें करंट जा रहा होता है। लाइव वायर के साथ में अर्थ वायर जरूरी रहता है। क्यों रहता है अर्थ वायर जरूरी? जैसे कि अगर कभी कोई खतरा आ जाता है, कोई दिक्कत आती है, तो अर्थ वायर क्या करता है, जो करंट होता है उस करंट को एब्जॉर्ब करके धरती में पहुंचा देता है। समझे? अर्थ वायर का मतलब ये रहता है, क्योंकि अर्थ इज द ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अर्थ के अंदर, तो उस सब चीजों को मेंटेन करने के लिए अर्थ वायर हम लगाते हैं। एक न्यूट्रल वायर भी होता है, एक न्यूट्रल वायर नॉर्मल रहता है, उसको भी हम लगाते हैं। तो एक सबसे पहले घर में जब हम आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मिलता है, फ्यूज बोर्ड मिलता है आगे। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा रहता है। इलेक्ट्रिसिटी मीटर के अंदर जाएंगे तो एमसीबीज लगे रहते हैं कि नहीं रहते? तो जरा बताइए, अगर अचानक से कोई लोड आ जाए तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर के थ्रू जाते हुए एमसीबी पे जाएगा, एमसीबी गिर जाती है अपने आप, क्योंकि अंदर जो मटेरियल लगे हुए हैं, हमारे जो एसी फ्रीज वगैरह लगे हुए हैं, उनको कोई खतरा ना आ जाए, मोबाइल फोन ना ब्लास्ट हो जाए, क्योंकि करंट ज्यादा आने से कुछ भी हो सकता है। समझे? तो करंट को, इस चीज को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे बीच में फ्यूज वगैरह हम लगाते रहते हैं। अंदर भी हम एक फ्यूज लगाते हैं, यहाँ पर स्विच के आसपास एक फ्यूज लगा रहता है। अगर कभी ज्यादा ही खतरा आ रहा हो तो फ्यूज डैमेज होता है। क्लियर है कि नहीं है? ज्यादा वोल्टेज का करंट अचानक से आ जाए, कोई गलती हो जाए किसी से, तो आपके घर में कोई नुकसान ना हो, इसलिए इन सब चीजों का सेफ्टी मेजर्स का हम यूज करते हैं। क्लियर है कि नहीं है प्यारे बच्चों? क्लियर है? अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है? जैसे सबसे पहले ओवरलोडिंग वाला क्वेश्चन आता है कि कहां पर पहुंच गए बेटा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है व्हाई पैरेलल कनेक्शन। इसमें जितने भी हम कनेक्शंस करते हैं वो पैरेलल कनेक्शन क्यों करते हैं? आपने देखा है कि ये पंखे वगैरह जितने भी लगे हैं सीरीज कनेक्शन में लगते हैं या पैरेलल कनेक्शन में लगते हैं? बेटा पैरेलल हम इसलिए लगते हैं क्योंकि पैरेलल में करंट अलग अलग रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो करंट जब अलग अलग रहता है तो एक अगर वायर डैमेज हो जाए, कोई खराबी आ जाए, तो आपका पंखा बंद होने से आपका बल्ब बंद नहीं हो जाए कहीं। अगर हम सीरीज में कर देंगे तो एक बंद तो सब बंद हो जाएंगे। समझे? इसलिए हम पैरेलल कनेक्शन हमेशा यूज करते हैं। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कौन सा कनेक्शन यूज करते हैं, सीरीज या पैरेलल? वाई पैरेलल, जिससे कि सब चीजें सेम पोटेंशियल डिफरेंस से चलती हैं, 220 वोल्टेज से चलती हैं, तो सम टर्न्स अदर कंटिन्यू वर्किंग, बाकी की वर्क करते रहें। समझे? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सेफ्टी से डिवाइडेड। सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन सा है? जैसे पहला क्वेश्चन, व्हाई द फ्यूज प्लेस्ड इन द लाइव वायर। लाइव वायर में हम फ्यूज क्यों बनाते हैं बताओ? क्योंकि लाइव वायर में करंट रहता है और करंट कभी ओवरलोडिंग हो सकती है करंट की। जब करंट बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग से आएगा तो फ्यूज क्या करता है, अपने आप को जला लेता है, लेकिन करंट को आगे नहीं भेजता, और फ्यूज खराब हो गया तो करंट आगे जाएगी नहीं, कनेक्शन हट जाएगा, तो फ्यूज लगाते हैं। एक क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर एंड 3-पिन प्लग। 3-पिन प्लग का क्या रोल है जरा बताइए? 3-पिन प्लग क्यों यूज करते हैं? जो ऊपर वाला प्लग रहता है ना 3 पिन में, ऊपर वाले प्लग में कोई करंट नहीं जाता, आपने देखा होगा, फिर भी हम उसका यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं कभी बाई चांस ओवरलोडिंग हो जाती है तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए। अर्थिंग डायरेक्ट लीकेज करंट, अर्थिंग डायरेक्ट लीकेज करंट टू द ग्राउंड। अर्थिंग ग्राउंड की तरफ डायरेक्ट लीकेज करती है। प्रिवेंटिंग शॉक्स, जो अचानक से करंट के शॉक्स आते हैं उनको रोकता है। स्पेशली फॉर हैवी अप्लायंसेस, जो हैवी अप्लायंसेस होते हैं उनमें यूज होता है। बताइए, अगर हम नॉर्मल चीज लगा रहे हैं, जैसे बल्ब जलाना है, तो बल्ब जलाने के लिए हम 2-पिन प्लग लगाएंगे,
3 पिन लाइन नहीं लगाएंगे, लेकिन जैसे ही स्मार्ट बोर्ड चल रहा है तो इस पर ज्यादा वोल्टेज करंट आ रहा होगा, तो इसलिए हम इसमें 3 प्लग यूज करते हैं। एसी लगाते हैं तो एसी में 3 प्लग यूज करते हैं। क्यों करते हैं? बाई चांस अगर शॉकिंग हो जाती है उस चीज को मेंटेन करने के लिए। क्लियर है कि नहीं है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं। कलर कोड क्या होते हैं? कलर कोड भी याद रखना, 1 नंबर में आते हैं। कलर कोड में क्या पूछते हैं? जैसे लाइव वायर का कलर कौन सा होना चाहिए? ब्राउन या रेड होना चाहिए, और न्यूट्रल वायर का कलर ब्लू या ब्लैक होता है, अर्थ वायर का कलर ग्रीन येलो होता है। कभी कभी आपने देखा होगा 3 वायर होते हैं उसमें, तो उसमें 2 वायर काम के रहते हैं, 1 नहीं रहता। लेकिन 1 नहीं रहता, उसका भी एक रूल होता है, उसका भी रोल होता है। तो वो रोल क्या होता है वो आपको समझ में आ गया, न्यूट्रल वायर का क्या फंक्शन होता है। क्लियर है? इन सब के कलर आप याद रखें। कुछ ओवरलोडिंग से रिलेटेड है, जैसे व्हाट इज द कॉज ऑफ ओवरलोडिंग, हाउ इज इट प्रिवेंटेड। ओवरलोडिंग का क्या रीजन है, क्यों ओवरलोडिंग होता है और इसको कैसे रोका जा सकता है। तो कनेक्टिंग टू मेनी डिवाइसेस, अगर बहुत सारे डिवाइसेस एक बार कनेक्ट कर दिए जाए तो ओवरलोडिंग होने का चांस रहता है। कॉजिंग एक्सेसिव करंट, ज्यादा करंट की वजह से ऐसा होता है। प्रिवेंटिंग बाय फ्यूजेस या एमसीबीज लगाने से रोका जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एमसीबी क्या करती हैं, अपने आप को गिरा लेती हैं जैसे उन पर ओवरलोडिंग होती है। डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग में क्या डिफरेंस है? तो बेटा ओवरलोडिंग इज टू मेनी डिवाइसेस की वजह से होता है, और शॉर्ट सर्किट इज द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द लाइव वायर। अगर हम लाइव वायर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं तो शॉर्ट सर्किट होने का चांस रहता है। क्लियर है कि नहीं है? वेरी हाई करंट, हम नॉर्मल चीज को चलाना चाहते हैं, बल्ब को चलाना चाहते हैं, और बहुत हाई करंट से बल्ब चलाना चाहते हैं, तो शॉर्ट सर्किट होगा कि नहीं होगा? शॉर्ट सर्किट होगा। लेकिन अगर छोटे से करंट से हमने बहुत ही कम करंट से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जोड़ दिए हैं, एक आपने बोल दिया स्विच, उस स्विच में मोबाइल भी चार्ज हो रहा है, उसमें एसी भी चल रहा है, उसी से पंखा चल रहा है, उससे कूलर चल रहा है, सब कुछ, तो क्या हो रहा है? तो बेटा ओवरलोडिंग हो रहा है। अगर एक ही मेन वायर से आपने एक छोटा सा तार लगा दिया तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा। तो शॉर्ट सर्किट क्या है? शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग भी कॉज कर सकती है। शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग कॉज कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, होता है, वो एक दूसरे पर डिपेंड रहती है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ओवरलोडिंग हो जाती है, ओवरलोडिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट आ जाता है, सिंपल सी बात है। ओवरलोडिंग है तो शॉर्ट सर्किट आ जाता है। क्लियर है? तो कुछ मटेरियल पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि टंगस्टन का वायर हम फिलामेंट्स में क्यों यूज करते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि टंगस्टन क्या होता है, टंगस्टन का वायर हमें जलता हुआ वायर चाहिए, बल्ब में जलता हुआ वायर चाहिए जो उजाला आ पाए। तो जलता हुआ वायर पिघल ही जाएगा, अगर वैसा वायर यूज करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा। टंगस्टन का वायर इतना आसानी से मेल्ट नहीं होता, समझे, इसलिए हम यूज करते हैं। व्हाई यूज द एलॉय, नाइक्रोम हीटर्स में नाइक्रोम वगैरह क्यों यूज करते हैं, एलॉय क्यों यूज करते हैं हीटर्स में? तो एलॉय बेटा इसलिए यूज करते हैं, हाई रेसिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, डोंट बर्न इजीली बर्न नहीं होते हीटर में, इसलिए हम इनका यूज करते हैं। प्यारे बच्चों, ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए, इनको आप ट्राई करें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, पता है आपको क्यों नहीं करती? इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती अभी बताया था, इसमें मैंने आंसर भी लिखा है। दूसरा क्वेश्चन, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सात प्रॉपर्टी थी, उनमें से कोई 2 लिख सकते हैं एग्जाम में आएंगी तो, बोलो यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन क्यों आया? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया, लिख सकते हैं। कंपास नीडल डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। ठीक है। वायर, राइट हैंड थंब रूल, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते डायग्राम से? बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, क्या लेफ्ट हैंड रूल लिख पाएंगे? 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स। फंक्शंस ऑफ फ्यूज, मैंने बताया फ्यूज के फंक्शन, अर्थ वायर के फंक्शन और न्यूट्रल वायर के फंक्शन, तीनों के फंक्शन लिख सकते हैं आप। एक एक फंक्शन लिखना है बस, कभी आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट, ये ड्रॉ डायग्राम करना है। और ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द सोलेनोइड के चारों तरफ और बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो करना है। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपको इस पीडीएफ की जरूरत पड़े, द के फिजिक्स टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप जाइएगा, इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम, नेक्स्ट 11th क्लास की फिजिक्स भी पढ़ाएंगे हम आपको और 10th क्लास की फिजिक्स पढ़ाएंगे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू।